नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की क्लास में समकालीन दक्षिण एशिया के तहत आज पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें अभी तक समकालीन दक्षिण एशिया के तहत जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन सब का निचोड़ इस वीडियो में लेकर आए हैं। यानी समकालीन दक्षिण एशिया जो कि अध्याय 5 है इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र का, उसका पूरा निचोड़ हम लेकर के आए हैं, यानी इसका सारांश लेकर के आए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि इस अध्याय से जुड़े सारे पहलुओं को आप देख लेंगे। पहले देखा जाए तो इसमें हमने आपको पहले पढ़ा दिया है दक्षिण एशिया के तहत पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, इसी के साथ साथ श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में बताया है। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। भारत के साथ अन्य पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं उनको भी हम पढ़ा चुके हैं। शांति और सहयोग के अंतर्गत हमने दक्षेश यानी सार्क के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। तो इस अध्याय में यानी इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिनके बिना आपका ये अध्याय अधूरा रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें हम सारे जो चीज़ें पढ़ाई गई उनका सारांश देंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अन्य लोगों को शेयर करते रहें। अगर देखा जाए 1990 के दशक से पहले पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक था सोवियत संघ, दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका का खेमा। जब 1990 के दशक में विश्व राजनीति दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटती है, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है। अब इस समय अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। देखा जाए यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय शक्तिशाली संगठन के रूप में हुआ था। अगले पॉइंट के बारे में अगर देखते हैं तो दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को इंगित करने के लिए किया जाता है। अगर दक्षिण एशिया के क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र उत्तर में विशाल हिमालय श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के कारण एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। भारत और श्रीलंका में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक स्थापित है। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक एवं सैन्य दोनों प्रकार की सरकारों ने शासन किया है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, उसके बाद से यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। भूटान अब 2008 से राजतंत्र के संवैधानिक राजतंत्र में बट गया है। यानी देखा जाए भूटान 2008 में राजतंत्र था और अब वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र का रूप धारण कर लिया है। 1968 से देखा जाए गणतंत्र बनने के पश्चात से ही मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चल रही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के प्रमुख कारणों पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सेना, धार्मिक कट्टरता और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दक्षिण एशिया के देशों में सैनिक शासन को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त कर ली है। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, जो दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश में 1975 में सैनिक शासन की स्थापना हो गई। सन 1991 से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और चल रही है।
नेपाल के अतीत की बात की जाए तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राष्ट्र था जो 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र भी रहा। 2002 में नेपाल के राजा ने संसद को भंग करके लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। 2006 में जब नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्रात्मक शासन के समर्थन में प्रदर्शन हुए, उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। श्रीलंका की राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का वर्चस्व है। इन लोगों का मत है कि श्रीलंका केवल सिंघली लोगों का ही है, अतः तमिलों के साथ कोई सहानुभूति न बरती जाए। दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण देखा जाए अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से जोड़ा जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के मुद्दों की अगर बात की जाए तो इसके कारण में कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, हथियारों की होड़ और सिंधु नदी जल बंटवारा आदि मुद्दे हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य अगर देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल में भागीदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। अगर सहयोग की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक संबंध, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी मुद्दे मेन इसके सहयोग के क्षेत्र हैं। भारत और पाकिस्तान के बाद में भारत बांग्लादेश, अब भारत नेपाल के मध्य देखा जाए तो कई बातों को लेकर के दोनों के बीच में संधि हुई है, जिनमें नागरिक एक दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने अगर देखा जाए तो आपसी सहयोग को बढ़ाने हेतु दक्षेस नामक संगठन की स्थापना की गई है। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार को सहमत अगर हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग की शुरुआत हो सकती है। इसके पीछे साप्ता का हाथ है। सार्क यानी दक्षेस के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो इस अध्याय में यानी समकालीन दक्षिण एशिया के अध्याय में अगर देखा जाए तो इसमें द्विध्रुवीयता के अंत के बाद से दक्षिण एशियाई देशों में जो राजनीतिक बदल हुई है या जो राजनीतिक बदलाव आया है, उसके बाद अगर कहा जाए तो दक्षिण एशिया के सभी देश अगर अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार को सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग की शुरुआत हो सकती है और ये देश जो हैं अपने विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे और वीडियो बन सके।